हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, अध्याय 10 लेसन 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो बच्चों, आप सब लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए प्रकाश है क्या। तो हम लोग सब पिछली कक्षाओं में सब पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, यानी एक ही स्वरूप है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको देखने में इससे हमको हेल्प मिलती है। कैसे? मान लीजिए आप गार्डन गए, गार्डन में फ्लावर है, आपको फ्लावर देखकर अच्छा लग रहा है, तो वो कैसे तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो किससे टकरा रही हैं? जाके उस फ्लावर से, फिर टकराने के बाद वो हमारे आँखों पर आ रही हैं, जिससे हम किसी उस फ्लावर को देख पा रहे हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको जो किरणें हैं पहले प्रकाश की वो ऑब्जेक्ट पर जाती हैं, फिर वो हमारे आँखों में आती हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाते हैं। तो इसीलिए हम अंधेरे में वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। फिर है कि अब ये किरण, अभी मैंने एक आपको शब्द दिया था किरण, वर्ड्स किरण। तो किरण मतलब क्या होता है बच्चों की? आप लोग रेखा, रेखाखंड ये सब चीज़ें जान रहे हैं, किरण को समझ लीजिए। किरण का मतलब है कि ये शुरू तो कहाँ से हो रही है ये पता रहता है, लेकिन कहाँ आके ख़त्म होगी ये पता, इसका मतलब अंत कहाँ है ये पता नहीं रहता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? किरण। ठीक है, शुरू जहाँ से हो रही वो तो सब जान रहे हैं, लेकिन ख़त्म कहाँ होगी ये पता नहीं रहता। तो इसीलिए प्रकाश को किरण कहते हैं, इस रेखा में नहीं कहते। अब यहाँ पर है तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि बच्चों छोटी क्लासेस में हम ये देख चुके हैं जो हमारी लाइट है वो एक सरल रेखा में गमन करती है, जिगजैग मोशन में नहीं गमन करती, वो सीधे सरल रेखा में गमन करती है। किसी प्रकाश स्रोत से दर्पण व काले कागज की सहायता से प्रकाश किरण प्राप्त की थी। इस प्रकाश की किरण आपने कई प्रयोग करके देखा। आपने देखा कि जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में रुकावट पैदा होती है तो उस वस्तु की छाया उत्पन्न होती है। देखिए, प्रकाश की तो किरण सीधे गमन कर रही है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई वस्तु यानी प्रकाश के मार्ग में रुकावट देती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। ठीक है ना? छाया इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु प्रकाश के लिए कितना अपारदर्शक है। मतलब छाया का बनना इस पे डिपेंड है कि जो वस्तु है वो प्रकाश के लिए कितनी अपारदर्शक है। पूर्णतः पारदर्शक वस्तु की छाया नहीं बनती। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बच्चों, जो पारदर्शक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, उसकी छाया नहीं बनती, उसकी शैडो नहीं बनता वस्तु। परंतु वास्तविकता में अधिकांश वस्तुएं पूर्णतः पारदर्शक अथवा अपारदर्शक नहीं होती। देखिए, लेकिन एक ये वास्तविक है, रियल है कि जो अधिकांश वस्तुएं हैं वो पूर्णतः रूप से पारदर्शक नहीं होती अथवा अपारदर्शक नहीं होती। वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को परावर्तित करती है, कुछ मात्रा को अपरिवर्तित करती है, कुछ मात्रा को अवशोषित करती है। यानी कि मान लीजिए कि किसी वस्तु पर कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो उसमें से तो कुछ टकराएंगी और कुछ टकरा कर लौट जाएंगी और कुछ उसमें अवशोषित हो जाएंगी। आपने प्रयोग में ये भी देखा कि प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। हम लोगों ने प्रयोग में देखा था जो प्रकाश है वो सदैव सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। क्या यही कारण है कि दूसरे कमरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती? यानी कि जब तक प्रकाश की किरणें उस वस्तुओं पर नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, वो जो वस्तु है वो हमको दिखाई नहीं देगी। तो जो सीधे रेखा में गमन कर रही है इसीलिए क्या होता है, वो वस्तु दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरे कमरे में रखी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इस अध्याय में हम समतल सतह पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। परावर्तन एवं अपवर्तन
ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, इसकी घटना का हम अध्ययन करेंगे। हम प्रकाश किरण को एक सरल रेखा में प्रदर्शित करते हुए छाया व प्रवर्तन या अपवर्तन द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि रेखा गणित का उपयोग कर हम कई उपयोगी सूत्र बना सकेंगे और उनसे प्रतिबिंब का स्थान, उनकी प्रकृति और आकृति व सटीक अनुमान लगा सकते हैं। परंतु उससे पहले हम छाया का अवलोकन एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। तो बच्चों, हम उसकी प्रकृति क्या है, इसका सटीक अनुमान, और हम छाया का जो छाया बन रही है उसका एक कैसी बनती है, क्या है, इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। तो हमारा है फर्स्ट एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप फर्स्ट में देखिए, पेंसिल के भाग की छाया की लंबाई का अवलोकन करने के लिए पेंसिल को आलू के कटे हुए टुकड़ों पर लंबवत लगाएं। यानी देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया गया है पेंसिल, ठीक है ना। अब इसकी छाया कैसे पर्दे पर जो बन रही है छाया, उसको अवलोकन हमको देखना है, करना है उसको। तो उसको करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो प्रकाश से कितनी दूरी पर रखा गया तो छाया हमको कैसी प्राप्त हुई, वो उससे और दूर पर गया तो छाया कैसी प्राप्त हुई, इसको हमको देखना है बच्चों। तो इसको समझते हैं। देखिए, पेंसिल के भाग की छाया की लंबाई, यानी जो पेंसिल का भाग है इसकी छाया की जो लंबाई है उसका अवलोकन करने के लिए पेंसिल को आलू के कटे टुकड़ों पर लंबवत लगाएं। देखिए यहाँ पर आपके फिगर में भी साफ साफ क्लियर है कि एक आलू लिया गया है, उसका कटा हुआ पोर्शन, उस पर पेंसिल को ऐसे स्टैंड करके लंबवत लगाया गया है, ठीक है। फिर अब पेंसिल के ऊपरी भाग से 10 सेंटीमीटर नीचे एक आलपिन या मोम या गोंद से लंबवत चिपकाएं। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, पेंसिल के ऊपरी भाग से 10 सेंटीमीटर नीचे, यानी पेंसिल का जो ऊपरी भाग है उससे 10 सेंटीमीटर नीचे, ऊपरी भाग से 10 सेंटीमीटर नीचे पेंसिल के एक आलपिन ले गई है, उसको मोम या गोंद से लंबवत चिपकाया गया है। मोम या गोंद से इसको भी किससे चिपकाया गया है, लंबवत। पेंसिल की छाया का अवलोकन करें। अब आप देखिए पेंसिल की छाया, प्रकाश स्रोत से पेंसिल व पर्दे की दूरी के बढ़ने व घटने की छाया की लंबाई होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अब इसमें अगर प्रकाश स्रोत हमारा क्या है, मोमबत्ती है ना, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, और पेंसिल क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक। और पर्दे पर, ये पर्दा है, मान लीजिए पर्दे पर बन रही एक छाया है, छाया पर्दे पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इस पेंसिल को अगर प्रकाश स्रोत के पास ले जाते हैं, ठीक है ना, तो छाया कैसी बनती है, इसको अगर दूर ले जाते हैं तो छाया कैसी बनती है, यानी कि कितनी छोटी कितनी बड़ी बनती है, इसको हमको देखना है। अब यहाँ पर देखिए, पेंसिल की छाया का अवलोकन करें। प्रकाश स्रोत व पेंसिल व पर्दे की दूरी को बढ़ाने के लिए घटने से छाया की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। यानी कि अगर यही चीज़ है कि अगर हम पेंसिल को मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो छाया की लंबाई घटेगी कि बढ़ी, इसको हमको देखना है। तो बच्चों, इसको आपको एक सूत्र की सहायता से आप इजली निकाल भी सकते हैं कि पर्दे पर जो छाया मिल रही है उसकी लंबाई कैसी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि स्रोत से पेंसिल की दूरी घटा दें, यानी स्रोत हमारा जो मोमबत्ती है ना, अगर उससे पेंसिल की दूरी को घटा दी जाए, अर्थात पेंसिल व पर्दे की दूरी बढ़ जाए और पर्दे को स्थिर रखा जाए तो छाया का आकार बढ़ जाता है। यदि पेंसिल को स्रोत से दूर लिया जाए तो छाया छोटी हो जाती है। यानी कि पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि स्रोत, यह हमारा ये प्रकाश का स्रोत, अगर पेंसिल की दूरी घटा दें, यानी पेंसिल को यहाँ पर और करीब में ला दें, ठीक है ना, तो पेंसिल व पर्दे के बीच की दूरी बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बढ़ रही है। जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बढ़ रही है तो पर्दे पर, और पर्दे को यहाँ पर स्थिर रखा है, इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो छाया का आकार बढ़ जाता है। यानी कि इसका फिर जो इस पे जो हमको शेडो मिलेगा उसका आकार बढ़ा हुआ मिलेगा।
यदि पेंसिल को आप क्या करें, इस सूत्र से दूर कर दें, यहाँ पे ला दें, ठीक है ना। जब इसको दूर कर देंगी तो क्या होगा कि जो पर्दे पर छाया बनेगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। तो पहला पॉइंट ये हम लोगों ने सीखा कि यदि पेंसिल को आप कभी घर में भी इसको करके देख सकते हैं। कोई भी एक मोमबत्ती ले लीजिए और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको आप कहीं दीवार वगैरह पे भी इसको करके इजली दे सकते हैं कि पास आने पर छाया, स्रोत से छाया बढ़ती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं छाया छोटी होती जाती है। तो इसको आप घर पे भी बच्चों एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। फिर है कि यदि पर्दे व पेंसिल को स्थिर रखा जाए, यदि पर्दे को भी स्थिर रख रहे हैं और पेंसिल को स्थिर, तो सूत्र को पेंसिल के पास लाया जाए। देखिए अब यहाँ पर पहले तो सिचुएशन ये थी कि आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया, यानी कि पर्दे को स्थिर रखा, स्रोत को, सिर्फ ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे थे लेफ्ट और राइट साइड। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या करना है कि पर्दे व पेंसिल को स्थिर रख दिया। आपने पर्दे को, जिस पर आपकी शेडोज हमको मिलता है ना, उसको आपने डिस्टर्ब किया, और पेंसिल को भी डिस्टर्ब नहीं, यानी पेंसिल हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब आपने किसको खिसकाया, स्रोत को, यानी मोमबत्ती को, जिससे आपको प्रकाश मिल रहा है, वो पेंसिल के पास लाएं तो छाया बड़ी होती है। स्रोत को दूर ले जाने पर छाया छोटी हो जाती है। ठीक, अब आपने क्या देख रहे हैं, अगर पेंसिल के पास ला रहे हैं मोमबत्ती को तो छाया बड़ी होती है, और जैसे जैसे आप मोमबत्ती को दूर ले जाते हैं छाया छोटी होती जाती है। नेक्स्ट स्टेप है, यदि पेंसिल व स्रोत को स्थिर रखा जाए। अब यहाँ दोनों को आपको स्थिर रखना है, पेंसिल को भी डिस्टर्ब नहीं करना है और प्रकाश स्रोत को भी डिस्टर्ब नहीं करना। पर्दे को पेंसिल से दूर बढ़ाया जाए, यानी जो पर्दा है जिस पर हमको शेडो मिल रहा है वो पेंसिल से, यानी ऑब्जेक्ट से उसको दूरी पे लाया जाए, तो पेंसिल की छाया का आकार बड़ा हो जाता है, जबकि पर्दे को पेंसिल के करीब लाने पर छाया छोटी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, पर्दे को जब हम दूर ले जा रहे हैं, यानी पेंसिल की छाया का आकार बढ़ रहा है दूर ले जाने पर, और पर्दे को पेंसिल के करीब लाने पर छाया जो होती है कि वह छोटी हो रही है। तो यहाँ पर इसी का अपोजिट जैसे नहीं है, स्रोत को पेंसिल के पास लाया जाए तो छाया बड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पेंसिल, अगर क्या हो कि पेंसिल से दूर बढ़ाया जाए तो पेंसिल की छाया का आकार बड़ा हो रहा है, यानी पर्दे को दूरी पे लाया जाए, पर्दे को पेंसिल से दूर बढ़ाया जाए तो पेंसिल की छाया का आकार बढ़ रहा है, जबकि पर्दे को पेंसिल के करीब लाने पर छाया छोटी हो रही है। अब इसमें सबसे है कि देखिए 3 आपको पॉइंट मिला है, इसको फिर से देख लीजिए कि पहली सिचुएशन में तो क्या करना है, इस पेंसिल को इस स्रोत के पास लाना है, ठीक है ना। तो पर्दे को भी स्थिर है और ये भी स्थिर है, तब हमको छाया कैसी मिल रही, तब छाया का आकार बड़ा हो रहा है। यदि पेंसिल को क्या कर रहे हैं, स्रोत से दूर कर रहे हैं तो छाया छोटी होती है, ठीक है ना। पहली सिचुएशन ये। दूसरी है, यदि पर्दे व पेंसिल, पर्दे को और पेंसिल दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, स्थिर रखा गया, और क्या किया जा रहा है, इस मोमबत्ती को यानी ये जो हमारा स्रोत है उसको अगर किधर ला रहे हैं, पेंसिल के पास लाया जाए, अगर पेंसिल के पास ला रहे हैं तब भी छाया कैसी बन रही है, बड़ी होती है, और स्रोत से जब स्रोत को दूर ले जा रहे हैं यानी इस मोमबत्ती को, तो भी छाया छोटी होती है। यानी पहली और दूसरी सिचुएशन लगभग सेम है, यानी स्रोत को पास लाने पर, स्रोत को दूर ले जाने पर, पास लाने पर छाया का आकार बढ़ जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट को पास ले जाइए चाहे स्रोत को पास ले जाइए, और यह चाहे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाइए चाहे आप यानी स्रोत को दूर ले जाइए, दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि जो छाया का आकार है वो छोटा हो रहा है। लेकिन थर्ड जो सिचुएशन है इसको ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल व स्रोत को स्थिर रख रहे हैं, यानी ये भी कांस्टेंट हमारा स्थिर है, ये भी स्थिर है, ठीक है ना, और पर्दे को पेंसिल से दूर बढ़ा रहे हैं। ये जो पर्दा है, मान लीजिए यहाँ पर पर्दा है, इसको पेंसिल से दूर बढ़ा रहे हैं, तो आकार कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार क्या हो रहा है, फिर तो आकार हमारा यानी कि बढ़ रहा है। क्लियर हुआ, यानी कि इस पर्दे को क्या किया जाए, पेंसिल से दूर बढ़ाया जाए तो पेंसिल की छाया का आकार बड़ा होगा, जबकि पर्दे को पेंसिल के करीब लाया जाए तो छाया छोटी होती है।
यानी कि अगर पेंसिल को पर्दे के करीब लाएंगे तो छाया छोटी होगी, दूर ले जाने पर छाया बड़ी होगी। यानी इसी पर्दे को आगे लाने पर, यानी पर्दे को पेंसिल के पास लाएंगे तो छाया बड़ी और दूर ले जाने पर छाया छोटी। क्लियर हुआ ना? तो इन तीनों चीज़ों को आपने इजली समझा। अब नेक्स्ट लाइन से हम देखेंगे कि छाया के आकार व प्रकाश स्रोत की दूरी का अनुपात है वस्तु के आकार व स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर। यानी कि छाया के आकार का व प्रकाश के स्रोत की जो दूरी का अनुपात है वो वस्तु के आकार का व उसकी स्रोत की दूरी का अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वस्तु की लंबाई बटे वस्तु व प्रकाश की स्रोत की दूरी इक्वल छाया की लंबाई छाया व प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी। ये हमको फार्मूला मिला, वस्तु की लंबाई वस्तु व प्रकाश के स्रोत की दूरी। तो और यहाँ पर छाया की लंबाई छाया व प्रकाश के स्रोत की दूरी। तो देखिए वस्तु की लंबाई यहाँ पर क्या ली गई है, h ली गई है ना, और छाया की लंबाई h डैश है। वस्तु की लंबाई h है और छाया की लंबाई h डैश है, ठीक है ना। वस्तु व प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी को क्या लिया गया है, डी ओ। क्या लिया गया है, डी ओ। यानी ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, ये प्रकाश स्रोत का और ऑब्जेक्ट के बीच का ये डिस्टेंस है डी ओ, ठीक है ना। इक्वल अब h डैश यानी हमारा ये शेडो की लंबाई है और डी एस, एस मतलब शेडो, ठीक है ना। शेडो डिस्टेंस है ये शेडो का, यानी छाया की लंबाई और का ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और छाया की, जो हमको यहाँ पे पर्दे की और ये वस्तु के बीच का यहाँ का डिस्टेंस इसकी। तो डी एस यानी छाया व प्रकाश के स्रोत के बीच, नहीं सॉरी, छाया व प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी है ये डी एस यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है ना। डी एस क्या हमारी छाया व प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी डी एस है और वस्तु व प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी डी ओ है। डी ओ मतलब ऑब्जेक्ट और डी एस मतलब ये शेडो का डिस्टेंस, एस मतलब शेडो। तो यहाँ पर एकदम साफ है बच्चों, एच यानी वस्तु की लंबाई अब और एच वस्तु की लंबाई, डी ओ मतलब वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी, ठीक। अब डी एच एच डैश क्या है हमारे शेडो की लंबाई और डी एस प्रकाश व छाया, प्रकाश स्रोत व छाया के बीच की दूरी, स्रोत यानी प्रकाश के स्रोत व छाया के बीच की दूरी डी एस। तो सूत्र से क्लियर हो गया। अब हम इसको इजीली निकाल भी सकते हैं, H इक्वल डी एस, सॉरी H इक्वल डी ओ। डी ओ मतलब ऑब्जेक्ट का है बराबर H डैश अपॉन डी एस। तो H डैश हमको निकालना है ना, यानी छाया की लंबाई निकालना है, H डैश इक्वल H डी एस अपॉन डी ओ। अब अगर यहाँ पर एक एक्टिविटी भी आप लोग को करनी है, देखिए ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से नीचे दी गई सारणी को भरें। अब इस तरीके से जो अभी हमने एक्टिविटी देखा वो नीचे एक हमको टेबल मिल रहा है, इसको हमें फिल करना है। कैसे फिल करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें पेंसिल की लंबाई h है, मान लीजिए यहाँ पर h लेना है, सब में 10 है, ठीक है ना। सूत्र से छाया की लंबाई निकालना है, h डैश क्या निकालना है, अगर पेंसिल की लंबाई मान लीजिए h है, h तो डी एच इंटू, अब डी एस क्या लेना है, डी एस अपॉन डी ओ। तो मोमबत्ती से पर्दे की बीच की दूरी है, मोमबत्ती से पेंसिल की बीच की दूरी है, तो पर्दे व मोमबत्ती की बीच की दूरी डी एस लेंगे हम, ठीक है ना। मोमबत्ती व पेंसिल के बीच की दूरी डी ओ लेंगे। तो इस फार्मूले से आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 इंटू डी एस, तो डी एस हमारा क्या है 10 और डी ओ हमारा क्या है 20। अब आप इसको निकाल कर इसी फार्मूले से इस टेबल को फिल करके एज ए होमवर्क व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। बहुत इजी है बच्चों, इजली आप इसको कर पाएंगे। इसको करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या आप सूत्र की पुष्टि कर पाए। जब आप कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं आप हम लोग इसमें जान पाएंगे किस तरीके से मोमबत्ती से अगर पेंसिल की दूरी बढ़ा दें 20 सेंटीमीटर है
अब मोमबत्ती से पर्दे के बीच की दूरी 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है। अब यहाँ 20 लिया गया, लेकिन मोमबत्ती व पर्दे के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर बढ़ा दी जा रही है। अब यहाँ मोमबत्ती से पेंसिल के बीच की दूरी बढ़ा दी जा रही है और यहाँ पे दूरी फिर 10 हो गई इसकी। तो आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट और स्रोत से बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने पर हमारी छाया हमको की लंबाई कितनी होगी, इसको आप अच्छे से कर भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अब क्या आप किसी परिस्थिति में छाया की लंबाई का अनुमान लगा सकेंगे? अब हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना। तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर, ठीक है ना, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ है। कोई भी समतल चमकदार सतह समतल दर्पण की तरह कार्य करती है। देखिए आप लोग सब लोग घर में दर्पण देखते होंगे, तो उसकी जो सतह होती है, सरफेस, वो चमकदार होता है और उसका एकदम समतल बराबर होता है, ठीक है ना। तो कि सतह एक समतल दर्पण की तरह कार्य करती है, कोई भी चमकदार सतह हो। समतल दर्पण में दरअसल एक सिरवल धातु की पतली सी परत होती है। समतल दर्पण के पीछे आप लोग देखते हैं सिल्वर धातु की पतली सी परत होती है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए एक और पारदर्शी कांच और दूसरी ओर गहरा रंग पोता जाता है। सिल्वर धातु प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक है। यह दर्पण के परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे तल क्या है, इसको समझ लीजिए कि ये तल क्या है जो बार बार आ रहा है, तल ये क्या है। तो समतल यानी कि ये, आप यहाँ पर देखिए ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी का पेज है। अब इस कॉपी के पेज में देखिएगा 2 एक्सिस हैं, एक तो हमारा x होगा और एक हमारा y होगा, ठीक। x और ये मान लीजिए y, नहीं ये x है, ये y, ठीक है ना, ये x है, x एक्सिस पर, ये हमारा y। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये x और y के बीच ये तल क्या है, ये तल ही तो है। इन यानी कि 2 यहाँ से घिरा हुआ x और y, ये क्या कहलाता है तल, यानी ये एक पूरा पेज क्या है, तल है। तो ये तो इसमें कई तल हैं, ये एक तल, ये एक तल, तो इस तरीके से कई तल है ना इसमें। तो ये क्या है, तल, यानी कि तो अब अगर आप जैसे ये है बुक है बच्चों, तो ये क्या है, ये एक तल है, ठीक है ना। अब हम कहेंगे ये एक तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया, ठीक है ना। और उस बुक को उठाएंगे तो आपको इसमें लगेगा कि बहुत से तल हैं, बहुत से तल हैं। तो सबसे पहले तल आप समझ गए होंगे कि एक्स और वाई एक्स से जो घिरा एक्सिस है वो हमारा तल है, और उसी पर क्या होती है, जो दर्पण है वो एक परावर्तक तल की तरह कार्य करती है। फिर सिल्वर धातु प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है, ये दर्पण में परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पर परावर्तन तल दिया है, समतल दर्पण के पीछे पॉलिश किया तल है और परावर्तक सतह है, ठीक। अब हम इसमें देख रहे हैं किस तरीके से दर्पण पर बनता है प्रतिबिंब। यहाँ पर आपने परावर्तन के नियम पढ़ा, आपने परावर्तन के नियम पढ़ा जिसके अनुसार, हम लोग ने परावर्तन के नियम पढ़ा है जिसके अनुसार परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। पहला नियम है इनका कि परावर्तन कोण यानी कोण आई इक्वल कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। हम ये क्रियाकलाप द्वारा इस नियम को समझेंगे। तो क्रियाकलाप के से पहले, समझने से पहले मान लीजिए बच्चों कि ये एक तल है, ठीक है ना, ये हमारा एक तल है। अब मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है ना, आ रही है, ये इस पर टकराएगी, टकराने के बाद कहते हैं फिर ये वापस लौट रही है, टकराने के बाद ये फिर वापस लौट रही है, और यहाँ बीच में
90 अंश का अभिलंब था इससे 90 डिग्री का। अगर आप नापेंगे तो ये भी इधर भी 90 डिग्री, इधर भी। अब मान लीजिए अभिलंब से ये जो हमारा है कोण है, ये कितने अंश का होगा? मान लीजिए 30 का या इस तरीके से 35 का, ये अभिलंब से बच्चों इसको नाप दें। और ये तो हमारा 90 डिग्री का अभिलंब है। अभिलंब से इधर देखेंगे, इधर मान लीजिए ये 30 का है, तो ये भी 30 का ही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंसिडेंट कोण है, ठीक है ना। ये प्रावर्तन कोण सदैव रिफ्लेक्शन यानी आर उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मान लीजिए एक किरण यहाँ से आ रही है, ये कोई किरण है, ये आ रही है, इस पर टकरा कर फिर ये उसी में वापस लौटी, उसी दिशा में वापस लौट रही है, ठीक है ना। ये एक किरण इधर से आ रही है, इस पर टकरा रही है, टकराने के बाद उससे वापस लौट रही है। अब यहाँ पर देखिए आपतित किरण कौन सी है? जो आ रही है, ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु, इसी पर टकराई। और तथा जो प्रावर्तित हो रही ये किरण क्या है? हमारी प्रावर्तित किरण। ये सभी एक ही तल में है। इसका मतलब है कि इसमें कई तल है ना, लेकिन यहाँ पर आप समझिए ये सब ये अब आप अगर थोड़ा सा मान लीजिए इस कागज़ से, ये पेंसिल है, ठीक है ना। अब यहाँ से किरण टकरा रही है, इसको थोड़ा सा पेंसिल को बच्चों ऊपर उठाते हैं तो समझ लीजिए ये दूसरा तल हो गया, ये तीसरा तल हुआ, ये फोर्थ। इस तरीके से कई तल ऊपर आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो किरण है बच्चों वो यहाँ आएगी इसी तल पर, यानी कि ये इसी तल पर टकराए, तीनों सब एक ही तल पे होंगे। ये कौन सी किरण है? हमारी आपतित किरण जो आ रही है, आपतन बिंदु ये, और प्रावर्तित किरण ये सब इसी तल पर हैं। ये अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप इस पेंसिल को थोड़ा उठाते हैं तो ये देखिए, समझ जाइए कि ये दूसरा तल है, ये तीसरा तल है, लेकिन ये जो हमारा प्रावर्तन का नियम है उसके अनुसार कि आपतन प्रावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव बराबर होंगे। अभी आपने देखा अगर ये 30 का है प्रावर्तन कोण आई, तो कोण आर भी हमारा 30 का ही होगा। ये नहीं कि ये 30 का हो, ये 35 का हो, ये कभी नहीं होगा, ये सदैव बराबर होंगे। और आपतित किरण जो आ रही है, ये कौन सी किरण है? आपतित ये कौन बिंदु क्या हुआ? आपतन। और ये क्या हुआ? हमारा प्रावर्तित किरण प्रावर्तित हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 है, ये सब देखिएगा इसी तल में है। अब आप तल समझ गए होंगे अच्छे से कि ये नहीं है कि ये जो किरण है वो इस पर टकरा रही है, जो लौटने वाली किरण है वो ऊपर की तरफ उठ के दूसरे तल से वापस हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ये सभी तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि हमने सीखा कि प्रावर्तन के नियम है जिसके अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतन बिंदु, आपतित किरण और प्रावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट नियम थे बच्चों, इसको समझिएगा, पढ़िएगा और आप उसी होमवर्क को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको इसके आगे समझाऊँगी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।